Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of provisions and reserves. So provision and reserves के लेक्चर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं. इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स हैं, वो आपके करिकुलम का पार्ट है. आपके फर्स्ट टर्म में जो है वो कवर अप किए जाएंगे ये वाले टॉपिक्स. सो आज स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोविजन? प्रोविजन क्या चीज रहती है? सो जो भी अमाउंट, बेटा देखना ध्यान से, मैं आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करती हूँ. बिजनेस में ना आपने पढ़ा लायबिलिटीज रहती है ना, तो लॉसेस के चांसेस रहते हैं. लॉसेस के चांसेस रहते हैं बिजनेसेस में. हम उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा अलग बचा के रखते हैं. ठीक है, अगर तो वो कंपल्सरी बचा के रखना है ना, तो वो हमारा प्रोविजन बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा? प्रोविजन. अगर हमने ऑप्शनली बचा के रखना ना, तो वो चीज हमारी बन जाएगी रिजर्व. ठीक है, अगर हमने कंपल्सरी बचा के रखना है तो वो बन जाएगा प्रोविजन. अगर हमने ऑप्शनल रखना है तो वो बन जाएगा रिजर्व. अगर ये चीज कंपल्शन रहेगी तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज. अगर ये चीज ऑप्शनल रहेगी तो इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन. ठीक है, सो चार्ज का मतलब क्या चीज रहता है? ध्यान से सुनना. चार्ज का मतलब ये रहता है वो चीज, चाहे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे हमारी कंपनी को लॉस हो, बट हमने वो अमाउंट अलग से रखना ही रखना है, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं. इन केस कंपनी को प्रॉफिट होता है, सिर्फ हम तभी कुछ पैसा अलग रख रहे हैं. मतलब अगर हमें लॉस होगा तब हमने पैसा अलग नहीं रखना, प्रॉफिट हो रहा है तो हमने पैसा अलग रखना, उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन कहते हैं. So provision means the amount set aside by charging into the P&L account to provide for any non-liability. किसी भी liability के बारे में जिसके बारे में हमें पता हो, जिसको हम पूरी एक्यूरेसी से डिटरमिन नहीं कर सकते. एक्यूरेसी से इसलिए डिटरमिन नहीं कर सकते, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. डेटर्स हमारी वो पार्टी है जिनसे हमने पैसा लेना है. Who owes us? जिन्होंने हमें पैसा देना है. अब ऐसा भी हो सकता है कि सारे पर्सन सारा पैसा नहीं दे पा रहे, तो रहता है हमारे पास बैड डेट्स. क्या रहता है? बैड डेट्स. क्या रहता है? बैड डेट्स रहता है हमारे पास. तो ये जो बैड डेट्स है, अब जैसे मैं ये कहूँ किसी पर्सन ने हमारे बिजनेस का 10,000 रुपीज देना है. अब 10,000 में से हो सकता है वो कुछ पैसा ना दे, तो हमने 2,000 ना प्रोविजन बना ली कि ऐसा करते हैं, अगर वो 10,000 पूरा नहीं देगा, मतलब इन केस वो 1,000-2,000 नहीं देगा, तो हम इस प्रोविजन में से पैसा पूरा कर लेंगे. सो जिसका अमाउंट पूरी एक्यूरेसी से डिटरमिन नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग प्रोविजन कहते हैं. सो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोविजन वो अमाउंट है जो राइट ऑफ किया जाता है या रिटेन किया जाता है. किसके थ्रू? डेप्रिसिएशन के थ्रू, रिन्यूअल के थ्रू, डैमिनेशन के थ्रू, जो एसेट्स में डिक्लाइन रहता है उसके थ्रू. उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजंस. क्या कहते हैं? प्रोविजंस. नेक्स्ट बात आती है रिजर्व्स की. टोटली बेटा ये एप्रोप्रिएशन रहता है, ऑप्शनल रहता है. सिर्फ आपकी कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो हम ये बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे. बट देखो, आप लोग जितनी कमाई करते हो उसमें से कुछ पैसा जो है वो अलग रिटेन करके रखते हो. क्यों रखते हैं? क्योंकि पता होता है कि आने वाले टाइम में कोई भी जरूरत अराइज हो सकती है, कोई भी कंटिंजेंसी, कोई भी लॉस का सिनेरियो अराइज हो सकता है. उसके लिए हम जो पैसा अलग रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्स. सो अमाउंट सेट असाइड ऑफ द प्रॉफिट्स of the business to strengthen the financial position in order to meet the contingencies, that is known as reserves. That is known as reserves. तो जो हमारी adverse situations हैं, जैसे कंपनीज के पास रिजर्व पड़ा था, कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी थी, तो उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे पाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो है वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, कंपनी जो है वो रन नहीं कर पा रही. सो एडवर्स सिनेरियो में सबने जो है वो अपने रिजर्व्स में से पैसे निकाले, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्स. उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्स सिनेरियो के लिए हमने जो पैसा रखा है, दैट इज नोन एज रिजर्व्स. सिर्फ जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे ना, तभी आप रिजर्व बनाओगे. सफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में रिजर्व बनेगा. कोई भी रिजर्व जो है वो लॉसेस के केस में नहीं बनता, ये आपको पता होना चाहिए. अब डिफरेंस करते हैं. डिफरेंस आपको और ज्यादा ये सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा. कहता है प्रोविजन जो है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये चार्ज है. व्हाई इट इज चार्ज? बिकॉज कंपल्सरी है इसको बनाना. ठीक है. रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन है. क्यों है एप्रोप्रिएशन? क्योंकि इसको बनाना ऑप्शनल है. क्या है? ऑप्शनल. इट इज एन एप्रोप्रिएशन बिकॉज इट इज ऑप्शनल. नेक्स्ट, पर्पस. किसी भी नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए प्रोविजन बनाई जाती है, बट रिजर्व जो है वो किसी भी अननॉन लायबिलिटी के लिए बनता है. किसके लिए बनता है?
अननोन लायबिलिटी के लिए। इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑर्डर टू मीट द अननोन लायबिलिटी। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, किसी भी वे में हम लोग डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। अब बेटा ध्यान से समझना, पता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रहेगा, चांसेस रहते हैं कि लोग पैसा ना दें। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स तो पे करना ही करना है, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब आप ये कहोगे कि टैक्सेशन तो पता होता है पे करना है, तो हम इसके लिए प्रोविजन क्यों बनाएंगे। देखो 31 मार्च के दिन अकाउंट्स क्लोज होते हैं, प्रॉफिट फर्म का निकाला जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं। 31 मार्च के दिन हमें पता लगता है कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, बाद में हम लोग उसके रिटर्न्स बनाते हैं। सो बाय द जून मंथ तक ये चीज चलती है। जून का मंथ ऑलमोस्ट लास्ट रहता है रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एग्जम्पशन मिलना है, कहाँ पे डिडक्शन मिलना है, सारे इनकम टैक्स के रूल्स लगते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं टोटल इनकम कितनी बनी जो टैक्सेबल है, फिर हम लोग टैक्स बनाते हैं। सो इस तरह से रहता है। अब देखो 31 मार्च को सेम डे तो हम लोग टैक्स पे करते नहीं, उस दिन फिर हम लोग प्रोविजन बना के रख लेते हैं कि हम अपने प्रॉफिट में से इतना पैसा टैक्स पे करने के लिए रख रहे हैं। दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। तो होगी ना नॉन लायबिलिटी। बट रिजर्व का तो पता ही नहीं होता कि कहां पे यूज हो जाना, कभी कोई एडवर्स सिनेरियो आ सकता है। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? कंपनी में पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स का लगा रहता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको हम रिटर्न में देते हैं डिविडेंड। नाउ व्हाट इज रिटर्न? बेटा आपकी अपनी शॉप है, आप जो पैसा कमा रहे हो उसको प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। आपने किसी को अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है, उसको रेंट कहते हैं जो वापस आपके पास आता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बदले में उनको जो पैसा मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। बैंक से आप लोन ले रहे हो, आप जो बैंक को पेमेंट करते हो उसको ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। सो इसी तरह शेयर्स को जो पैसा मिलता है, शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है शेयर्स को, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो डिविडेंड के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, बट रिजर्व्स को डिविडेंड के लिए यूज किया जा सकता है। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर बहुत असर पड़ता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट, डेबिट हो जाता है, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। क्योंकि देखो 10,000 का आपका प्रॉफिट है, अब आप ये कहो इसमें से टैक्स 2,000 का यार देना पड़ सकता है, तो 2,000 आपने कर दिया माइनस, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आपका प्रॉफिट रह गया ना 8,000। सो इसका इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है, बट रिजर्व का प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर रहता है। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो प्रॉफिट निकाला वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स डला होता है, डिडक्ट करके प्रॉफिट बचता है। अब ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये बन गया डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या बन गया? डिविजिबल प्रॉफिट। ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में। इसमें से हम लोग रिजर्व का अमाउंट माइनस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। सो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस में देखो प्रोविजन का पैसा किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए बनता है, उसी लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। सो हम इसको आउटसाइड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, बट हम लोग रिजर्व का पैसा बाहर वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसका नाम बन जाता है रिजर्व फंड। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो है वो कैश में रख के क्या करेंगे, बेटर है हम उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, उसके ऊपर ब्याज आता है। लीगल नेसेसिटी, ये लीगल नेसेसिटी है कि आप प्रोविजंस बना के चलो, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस आपने पढ़ा होगा, प्रूडेंस का मैटर ये रहता है कि एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट प्रोवाइड एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। किसी भी प्रॉफिट को जो है वो ना सोच के चलो, बट लॉसेस की अगर चांसेस है उसके लिए पैसा अलग से बना के रखो। तो लीगल नेसेसिटी नहीं रहता, बट ऐसा होता है कि हम लोग अननोन लायबिलिटीज के लिए इसको बना लेते हैं। प्रेजेंटेशन एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंडर हम लोग इसको शो कर सकते हैं प्रोविजन को, बट बैलेंस शीट में हम रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो करते हैं क्या कहते हैं रिजर्व्स को। करंट लायबिलिटी बिकॉज प्रोविजन उसी पर्पस के लिए यूज होगी जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, दैट इज व्हाई इट इज अ करंट लायबिलिटी। बट रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व, दैट इज व्हाई इट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज सफिशिएंसी। देखो प्रोविजन इतनी बनानी पड़ सकती है क्योंकि ऑडिटर इसको चेक करता है, लीगली ये बनाना कंपल्सरी है कि आप अपना लॉस कंपेंसेट कर पाओ। बट रिजर्व का ये रहता है कभी 0 भी हो सकता है, कभी 10%, कभी 20%, कभी थोड़ा अमाउंट, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा भी रह सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो हम लोग रेगुलर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। किसका असर नहीं पड़ता? प्रोविजन बनाने का। बट
वर्किंग कैपिटल के लिए आप रिजर्व यूज कर सकते हो। सो वर्किंग कैपिटल आपकी ज्यादा भी हो सकती है, इनकेस आपके पास पैसा नहीं है, आप रिजर्व का पैसा यूज कर लोगे, आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। अगर हम ओनर के क्लेम की बात करें तो बिजनेस का कोई भी क्लेम जो है वो ऑनर पे नहीं रहेगा, बट ऑनर जो है वो क्लेम कर सकता है रिजर्व का अमाउंट। रीजन बिहाइंड, अब जैसे आप ऑनर हो, मैं ऑनर हूँ, हमने 10 लाख रुपया कमाया, हमने कहा 4 लाख रिजर्व रख लेते, 3-3 लाख आपस में बांट लेते, हो गया 10 पूरा, 3 6 और 4 10। अब वो रिजर्व हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा है, हम लोग चाहे तो उसको क्लेम कर सकता है। सो ऑनर क्लेम कर सकता है रिजर्व का अमाउंट। सो यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने पहले बताया, प्रोविजन उसी काम के लिए यूटिलाइज होगी जिसके लिए बनी है, बट रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। एडिक्वेसी की बात करें तो ऑडिटर एडिक्वेसी चेक कर सकता है प्रोविजन की, बट ऑडिटर एडिक्वेसी नहीं चेक कर सकता किसकी, रिजर्व। ओके, सो अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्व की। अगर हम ओपन रिजर्व की बात करें तो जो स्पेसिफिकली क्रिएट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके, वो हमारे लिए ओपन रिजर्व रहता है। ठीक है, वो आपको कंपनी के बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ओपन रिजर्व का टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ ओपन रिजर्व। एक कैपिटल रिजर्व रहता है, एक रेवेन्यू रिजर्व रहता है। जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं ना, कैपिटल प्रॉफिट्स बेटा हम पता किसको बोलते हैं, अगर आपने अपनी कंपनी की बिल्डिंग बेच दी, फैक्ट्री बेच दी, मशीनरी बेच दी, शेयर्स इशू किए प्रीमियम के ऊपर, डिबेंचर्स रिडीम किए डिस्काउंट के ऊपर, ऐसी चीजें जिनमें कैपिटल प्रॉफिट्स रहते हैं, जैसे 10 लाख की बिल्डिंग को 15 लाख में बेचा है, 5 लाख का प्रॉफिट है, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। इसमें से अगर आपने पैसा अलग रखा है उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, बट वो किसी भी हाल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट रेवेन्यू रिजर्व की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिजर्व वो पैसा है, रेगुलर प्रॉफिट कमाने पे आप जो पैसा अलग से रखते हो, सेपरेट करते हो पैसा, उसको हम लोग रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। ये रेगुलर प्रॉफिट का पार्ट होता है और डिविडेंड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इसको। नेक्स्ट चीज आती है रेवेन्यू रिजर्व का आगे टाइप है जर्नल रिजर्व। दैट इज किसी भी पर्पस के लिए हम जिस रिजर्व को यूज कर सके उसको हम जर्नल रिजर्व कहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहता। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, किसी भी लायबिलिटी को हम लोग मीट कर सकते हैं। बिजनेस में कभी भी एक्सपेंशन की जरूरत पड़े, डेवलपमेंट की जरूरत पड़े, नई ब्रांच खोलने की जरूरत पड़े, प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करना हो, एडवर्टीजमेंट पे अलग से खर्चा करना हो, सबके लिए जर्नल रिजर्व यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बनाया जाता है। अगर मैं ये कहूं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो डिबेंचर नाम का हमारा एक लोन का तरह ही रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक सिक्योरिटी होती है। हम लोग पैसे जो है वो लोगों से डिबेंचर के थ्रू रेज करते हैं। सो उनकी रीपेमेंट के लिए हमने जो पैसा अलग रखा होता है उसको कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। वो सिर्फ उसी को रिडीम करने के लिए यूज होगा, पर्टिकुलर पर्पस हो गया ना। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर्स को रीपे करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करने के लिए जो हम पैसा यूज करते हैं उसको हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करते हैं। सो पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, रिजर्व फंड क्या होता है, जब आप सारा पैसा, रिजर्व का जो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है वो आप आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करने के लिए, या जो भी है आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व फंड। क्या बोलेंगे, रिजर्व फंड। सो लास्ट काइंड ऑफ रिजर्व इज सीक्रेट रिजर्व। ओपन के ऑपोजिट रहता है सीक्रेट। अब देखो इसमें ना मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैलप्रैक्टिसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सीक्रेट रिजर्व्स में। इसको हम लोग हिडन और इंटरनल रिजर्व कहते हैं। ठीक है, ये बनता किस तरह से, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखना, ये हमारे पास है लायबिलिटी साइड। ये तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक करा है, आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी आपस में बराबर होते हैं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल अगर मिलाया जाए तो वो एसेट के बराबर होता है। अब एसेट का टोटल है आपका 10 लाख का, ठीक है, लायबिलिटी का टोटल है आपका 8 लाख का, और 2 लाख की आपकी कैपिटल बन गया 10। ये कैपिटल में जो 2 लाख है ना, 1 लाख रुपए आपका कैपिटल का, 1 लाख रुपए आपका रिजर्व है। ये मैंने आपको बताया ना कि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो, लायबिलिटी साइड के पार्ट होता। सो ऐसा है कि मैंने ये रिजर्व शो ही नहीं करना, मैंने दुनिया को बताना ही नहीं कि मेरे पास रिजर्व है। मैंने पता क्या किया, मैंने कहा मेरे पास कैपिटल ही 2 लाख की है। मैंने ये भी शो नहीं करना कि मेरे पास कैपिटल 2 लाख की है, मैंने इसको 1 कर दिया। मैंने शो कर दिया मेरी लायबिलिटी 9 लाख की है। तो अब देखो 9 और 1 10 ही बना ना, बन तो 10 ही रहा है, बट 1 लाख का रिजर्व है जिसको हमने एज अ रिजर्व शो नहीं किया,
इसको हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, इसको हम अनपब्लिश्ड रिजर्व कहते हैं। बड़े चांसेस रहते हैं कि डायरेक्टर्स को धोखा मिल जाए इसके थ्रू, क्योंकि मैनेजमेंट इसको बनाती है। ठीक है, सो ये सारा का सारा आपका प्रोविजन एंड रिजर्व्स का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स चैनल पे इसको मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।